विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं विजय तिलक, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो अक्टूबर महीने में 2 बार यूपी के दौरे पर आकर पूर्वांचल को एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज की सौगात देने के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जाने वाले, जहां वो योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। तो मुख्यमंत्री पीएम मोदी के सुल्तानपुर दौरे से पहले कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खुद सुल्तानपुर जाकर तैयारियों का जायजा लिया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मुआयना किया। यूपी का यह नया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कई मायनों में बेहद खास है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया गांव में जाकर खत्म होगा और इस एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद पूर्वांचल से दिल्ली की दूरी 10 घंटे में तय की जा सकेगी। इसके अलावा लखनऊ से भी गाजीपुर की दूरी कम हो जाएगी। 22,597 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे से यूपी के 9 जिले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, आंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जुड़ जाएंगे। तो अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अगर भविष्य में 8 लेन का करना पड़ा तो हाईवे पर महज और एक सड़क का निर्माण करके एक्सप्रेसवे को और चौड़ा भी किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्सप्रेसवे हमारे जो लखनऊ सुल्तानपुर NH 731 है, इसके से चढ़ते हुए ये हैदरिया तक, जिला गाजीपुर तक जाता है। 341 किलोमीटर का है ये, 341 किलोमीटर का है। 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन, यानी 6 लेन का एक्सप्रेसवे अभी बना है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर जो है, ब्रिज जो है, जितने भी कन्वर्ट्स हैं, वो सब 8 लेन के बने। तो अगर कभी भी इसको 8 लेन में कन्वर्ट होना होगा तो केवल सड़क बनाने की आवश्यकता होगी, स्ट्रक्चर्स को चेंज करने की नहीं आवश्यकता होगी। आप में से जो भी आजमगढ़ या आसपास के हैं, मऊ के हैं, अंबेडकर नगर के हैं, टांडा के हैं, आप गाजीपुर के हैं, इसके अलावा सुल्तानपुर के इस भाग के हैं, अयोध्या का भी जो साउथ हिस्सा है उसके अगर हैं, अमेठी के हैं, तो इन सब एरिया से आपके लिए लखनऊ अब अनइमेजिनेबली क्लोज हो गया है। गाजीपुर से लखनऊ आने में लगभग 6 घंटे से ज़्यादा लगता था, अब 3.5 घंटे में मात्र जो है आप गाजीपुर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। तो पीएम मोदी कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लॉकहीड मार्टिन C-130 हरकुलिस से दोपहर 1:20 पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 1:35 पर 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 2:50 पर मिराज 2000 फाइटर प्लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेगा। 2:55 से 3:04 के बीच AN-32 परिवहन विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेगा। 3:05 पर फ्लाई पास्ट होगा, जिसमें एक मिराज 2000, 2 सुखोई और 2 जगुआर शामिल हों। 3:07 पर AN-32 परिवहन विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उड़ान भरेगा। 3:10 पर मिराज 2000 की रोलर लैंडिंग। 3:12 से 3:13 पर जगुआर की रोलर लैंडिंग का टाइम होगा। 3:17 से 3:22 तक सुखोई की रोलर लैंडिंग होगी। 3:28 से किरण 3 और 2 सुखोई का फ्लाई पास्ट होगा। 3:30 बजे से 3:45 तक पीएम मोदी C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास पथ के लिए कल का दिन विशेष है। दोपहर 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। यह परियोजना अपने साथ यूपी की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए कई लाभ लेकर आई है। तो सुल्तानपुर में कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के दौरान भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। एक्सप्रेसवे पर आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में कल वायुसेना के एयर शो का भी आयोजन किया जाएगा,
जिसमें वायुसेना के लड़ाकू विमान न सिर्फ एक्सप्रेसवे पर टचडाउन के अलावा आसमान में कलाबाजियां भी दिखाएंगे। इसी के लिए आज भी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और विमानों ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और रिहर्सल किया। आज भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई MKI और हरकुलस ग्लोब मास्टर जैसे भारी भरकम विमानों ने एक्सप्रेसवे पर उतरकर कल के कार्यक्रम की रिहर्सल की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे लेकर लगातार हमलावर हैं। अखिलेश ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समाजवादी सरकार की परियोजना बताते हुए कहा कि यूपी सरकार सपा की सरकार में घोषित योजनाओं का ही उद्घाटन कर रही है। अखिलेश के इस बयान पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने उन्हें उद्घाटन करने लायक ही नहीं छोड़ा है, तो वो क्या करें, सिर्फ शोर ही मचाएंगे। आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरुआत समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो, ऐसे मुख्यमंत्री जनता ने जब उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सके, क्योंकि विकास का कोई विजन तो था ही नहीं उन लोगों के पास। एक नकारात्मक सोच के साथ विघटनात्मक गतिविधियों के कारण जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुछ प्रयास तो करते हैं। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सत्ता में आने की बेचैनी है, जिसके कारण वो इस तरह की बात कर रहे हैं। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने उनसे खास बातचीत की। अखिलेश जी बेचैन हैं सत्ता में आने के लिए, और आम जन पूरा मन बना चुकी है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, तो बेचैनी साफ दिखती है। केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, बहुत कम समय में हमारी धरातल पे आ रही हैं। उससे अखिलेश जी सत्ता में आने के लिए बेचैन हैं, इसीलिए अलग अलग बयान देते हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं सत्ता पक्ष हर क्षेत्र में बाजी मार लेना चाहती है, और इसी के तहत भाजपा की चुनावी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक बुधवार को लखनऊ में होगी, जिसमें घोषणा पत्र समिति के सभी 9 सदस्य शामिल होंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि 2 मंत्री 6 सांसद घोषणा पत्र समिति के सदस्य बनाए गए। इस दौरान सुरेश खन्ना ने कहा कि घोषणा पत्र सर्व समावेशी और सर्वहितकारी होगा। इसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीब तबके पर विशेष होगा। वहीं सुरेश खन्ना ने कहा कि 2017 के घोषणा पत्र के 90% वादे पूरे किए गए हैं। आने वाला जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र होगा, जो संकल्प पत्र होगा, वो सर्व समावेशी और सर्वहितकारी होगा, और विशेष रूप से युवाओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर तथा कमजोर वर्गों पर हमारा विशेष रूप से फोकस रहेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये आपको देखने को मिलेगा। वहीं यूपी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हाल ही में ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। एबीपी गंगा से खास बातचीत में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भाजपा जीतने वाली पार्टी है, इसीलिए बहुत से लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी से कोई भी ऐसा व्यक्ति ना जुड़े पार्टी की प्रतिष्ठा या चुनाव अभियान को ठेस पहुंचे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि जो भी आवेदन मिलेंगे उसकी स्क्रीनिंग करके पार्टी देखेगी कि कोई अपराधी तो नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति भाजपा का कार्यकर्ता बनेगा उसका पूरा सदुपयोग करना पार्टी का काम है। चुनाव के समय पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विनिंग ट्रैक की पार्टी है, स्वाभाविक है कि इसमें प्रवेश करने के इच्छुक बहुत लोग होंगे, लेकिन कोई व्यक्ति यदि आए तो ऐसा अवांछित व्यक्ति ना आ जाए जिससे कि पार्टी की प्रतिष्ठा को या पार्टी के चुनाव अभियान को ठेस पहुंचे। केवल मात्र इतने काम के लिए कमेटी बनाई गई है, नंबर 1। नंबर 2, इस कमेटी में मुझसे भी सीनियर सरकार में 2 माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं हूं, और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय दयाशंकर सिंह जी।
हम चारों अगर कहें तो एक तरीके समकक्ष कार्यकर्ता हैं। हमारा काम केवल इतना है कि जो आवेदन प्राप्त हो उसको हम स्क्रीनिंग करके देख लें कि कोई आर्थिक अपराधी ना हो, कोई क्रिमिनल ना हो। यूपी का चुनाव हो और जात पात की सियासत ना हो, यह कैसे संभव है? सभी पार्टियां जाति की राजनीति में मशगूल हैं। समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की मूर्ति के जरिए ब्राह्मणों को लुभाने में लगी हुई है। भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना के समारोह में आगरा पहुंचे सपा सरकार के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने कहा कि भगवान परशुराम हमारी आस्था के प्रतीक हैं और मौजूदा सरकार ने परशुराम जयंती पर छुट्टी रद्द कर दी। भगवान परशुराम मेरी आस्था का प्रतीक है। भगवान विष्णु के अवतार हैं, छठे अवतार हैं भगवान के। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, वो सरकार के में पता नहीं कौन सी ऐसी बात है कि वो भगवान परशुराम के इतना खिलाफ थे कि उन्होंने उनको महापुरुष बताते हुए उनकी जयंती की छुट्टी खत्म कर दी। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की समाज कल्याण जयंती मनाई गई। लखनऊ के गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन समाज कल्याण और जनजातीय विकास विभाग ने किया, जिसकी अध्यक्षता समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने की। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हुए। इस दौरान जनजातीय नृत्य और गीत भी गाए गए। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इसका मकसद जनजातीय समुदाय को आजादी के नायकों के बारे में बताना, साथ ही उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के प्रति जागरूक करना भी है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस के आयोजन श्रृंखला की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले जनजाति समुदायों में जिन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने जन्म लिया है, उनके बारे में देश का हर नागरिक जाने। और ऐसे लगभग 200 से ज़्यादा स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं जिनका जनजाति समुदाय में जन्म हुआ, जिनको हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चिन्हित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को नोएडा के जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, जिसे देखते हुए शिलान्यास और भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके मद्देनजर मेरठ के मंडल आयुक्त सुंदर सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई और तमाम अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। ये बैठक प्राधिकरण के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में डीएम, यमुना प्राधिकरण के सीईओ, डीसीपी समेत संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। यमुना अथॉरिटी के सीईओ के मुताबिक पीएम के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पार्किंग और चौड़ीकरण के काम का लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि जिन किसानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, उनको जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 25 नवंबर को जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। मौके पर एयरपोर्ट साइट पर स्थल का चयन कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी है उसका भी चयन कर लिया गया है। साथ ही साथ साइट के साथ साथ वहाँ पर जो पार्किंग के अलग अलग लाट्स बनने हैं, कम से कम 7 पार्किंग लाट्स बनने हैं, जिसमें 10 पार्किंग अलग अलग हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है हमीरपुर से। बड़ी खबर का रुख करेंगे। ट्रक और स्कॉर्पियो गाड़ी की भिड़ंत हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं हादसे में। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोहटा गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हादसे को लेकर आ रही है। ट्रक और स्कॉर्पियो की जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी जोरदार यह टक्कर रही होगी। तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। तो 4 लोगों की मौके पर हो चुकी मौत। सुमेरपुर थाना क्षेत्र की घटना। और अब खबर भदोई से है, जहां पुलिस ने भोले भाले लोगों की मदद से उनके बहाने लोगों को एटीएम कार्ड बदलकर उनसे एटीएम से पैसे निकालने वाले एक अंतरराज्यीय एटीएम फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3.5 लाख रुपए कैश, 93 एटीएम कार्ड, 3 असलहे और कुछ गाड़ियां भी बरामद की हैं। साइबर क्राइम सेल, स्वाट टीम और गोपीगंज थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन में शामिल पुलिसकर्मियों को 25-25 हजार के इनाम का भी ऐलान किया गया है।
खबर चंदौली से आ रही है, जहां अलीनगर थाना क्षेत्र के चंद्रखा गांव में एक ढाबा संचालक की फावड़े से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद ढाबे में काम कर रहे सभी कर्मचारी फरार हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चमोली में शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की। 7 दिसंबर तक करीब 1734 सैनिकों के आंगन की मिट्टी को सैन्य धाम में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा किया जाएगा। देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण करवाया जा रहा है। ये यात्रा 13 जिलों से होकर गुजरेगी। अपने संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड के जवान देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब 4 धाम सड़क 12,000 किलोमीटर की खर्च करके बन रही है ऑल वेदर रोड, तो हमारे मोदी जी ने कहा कि जब तक सैन्य धाम नहीं बनेगा तब तक उत्तराखंड की वीर भूमि का हम सही तरीके से आदर नहीं कर पाएंगे। इसलिए भव्य सैन्य धाम बनना चाहिए। इस बात को भी जोड़ा गया और इस काम को आगे बढ़ाया गया। मित्रों, अगर हम बात करें तो कर्णप्रयाग के लिए भी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग के लिए भी रेलवे लाइन का 100% लैंड एक्विजिशन का काम हो गया है। अब उस काम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं चमोली दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने क्या बड़ी बातें कही हैं। सवार गांव के वीर जवानों ने अपने आप को समर्पित किया और लड़ाई लड़ी। इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई भी देता हूं और उन शहीदों के प्रति मैं नमन होता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर इस देश की रक्षा की और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया। मैं यहाँ के कण कण में, यहाँ के क्षण क्षण में देशभक्ति समाहित है। ऐसी धरती को मैं और मेरे साथी नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। फौजी भाइयों को बरगलाया गया, गुमराह किया गया, उनकी एक नहीं सुनी गई, बल्कि उनकी शहादत और देशभक्ति का मजाक उड़ाया गया। ये कांग्रेस की देन है। मेरी बात किसी को गलत लग रही हो तो आप बोल सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं, मुझे टोक सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं 500 करोड़ रुपए देकर जब आपकी सरकार जाने लगी तो चिदम्बरम ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 72 की डिमांड 2013 में और 14 में बजट में 500 करोड़ रुपए रख करके कह दिया कि हम आपकी 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड को पूरा करेंगे। देश का प्रथम सेवक सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करके दिया। यह बात हमको समझनी चाहिए। चाइना ने अपनी फौज लाकर के खड़ी की तो मोदी जी ने 1.5 दिन के अंदर भारत की फौजें वहां पहुंचा करके सामने खड़ी कर दी। ये हम सबको मालूम है, एकदम आमने सामने। ये सड़कें नहीं थी। और कांग्रेस का क्या रवैया था कहने का, सड़कें नहीं रहेगी तो दुश्मन नहीं आएगा। देखो क्या क्या नकारात्मक सोच थी। कहते थे कि सड़क नहीं होगी तो हमारे दुश्मन को आने में दिक्कत होगी। और मोदी जी ने कहा जहां जहां बॉर्डर है वहां 12 से 24 घंटे में हमारा फौजी पहुंचेगा, असले के साथ पहुंचेगा, टैंक के साथ पहुंचेगा, पूरी ताकत के साथ पहुंचेगा। आपको मालूम है कि सरकार में क्या होता है? बोलो सरकार मैंने नोट लिख दिया है, नोट दे दिया, तो मंत्री ढूंढने लगता है नोट कहाँ है, नोट कहाँ है। इनको मालूम नहीं कि सरकारी नोट कुछ और होता है, वो टिप्पणी होती है। इनको नोट का मतलब सिर्फ एक ही समझ में आता है, लक्ष्मी की पूजा, सिवाय इसके और कोई काम नहीं। नो वर्क विदाउट कमीशन, हर जगह कमीशन ही कमीशन। मित्रों, देश का बहुत नुकसान हुआ है। लंबी अवधि तक कांग्रेस ने देश का नुकसान किया। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त रही है और अभी भी जी नहीं भरा है।
वहीं बागेश्वर में भी शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया गया। डीएम ने शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की। जिले के सभी ब्लॉकों से शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी को इकट्ठा किया जाएगा, फिर उस मिट्टी को देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के लिए पहुंचाया जाएगा। उधर कोटद्वार में भी शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत हो गई। यात्रा को तहसीलदार ने रवाना किया। ने जो शहीद सम्मान यात्रा शुरू की है, इसकी शुरुआत ही हम इस पवित्र गांव से कर रहे हैं और जगह जगह से हमारी यात्रा निकलेगी और जहां भी शहीद हैं और जहां भी हमारे इस तरह के गांव हैं तो वहां से यह यात्रा निकलकर यहां की पवित्र मिट्टी ले जाकर, यहां की रज को ले जाकर हम जो 5वां धाम बना रहे हैं, सैनिक धाम, जो मोदी जी ने कहा था कि सैनिक बहुल क्षेत्र है, यहाँ 5वां धाम बनेगा, तो धाम